पास भी आया था, सच में। वो इंसान नहीं है, उसका चेहरा नहीं है, उसका चेहरा नहीं है। वो था, वो भूत था, एक औरत को आकृति नजर आती है पर चेहरा नहीं था। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूं। आज के इस आधुनिक युग में जब विज्ञान ने असंभव सी लगने वाली चीजों को संभव बना दिया है, ऐसे में भूत आदि वगैरह का वास्तव में कोई वजूद है? पूरी दुनिया में भूत प्रेत, आत्मा, बुरी आत्मा, इन सब को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग इसमें यकीन रखते हैं और कुछ लोग नहीं रखते। तो क्या वहां वास्तव में कोई अजीबोगरीब घटना हो रही थी या ये सिर्फ उनका एक वहम या उनकी कोई कल्पना थी और उसकी आड़ में कोई और ही घिनौनी साजिश रची जा रही थी? आइए जानने के लिए देखते हैं यूपी की ये दिल दहला देने वाली घटना। नो डॉक्टर, ये सब बकवास बातें। ये बुरी आत्मा जैसा कुछ नहीं, और आप डॉक्टरों की इन सब बातों पे यकीन करते हैं? बिना प्रूफ के आप कैसे कह सकते हैं ये आत्मा जैसी चीजें होती हैं? अरे कभी भूत को देखा है? दीपांकर, देखा तो मैंने भगवान को भी नहीं, लेकिन भगवान को मानता हूँ। और रही बात विज्ञान की, तो जब तक विज्ञान ने ये प्रूव नहीं किया था कि हवा है, तो क्या लोग नहीं मानते थे कि हवा है? मानते थे ना। सब कुछ प्रूफ नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जो हमें दिखाई नहीं देती, प्रूव नहीं की जा सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मुझे चाहे जितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें कि भूत आत्मा जैसी चीजें होती हैं, मगर मैं यकीन करता ही नहीं इन चीजों में। हाँ, अब तुम न मानो अलग बात है, पर ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज को तुम नहीं मानोगे वो है नहीं। रुको, संभाल के दीपांकर, संभाल के। दीपांकर! हाँ, संभाल के उसे इस तरफ लाओ। संभाल के लाओ उसको। हाथ बढ़ाओ मेरी तरफ। हाँ, हाथ बढ़ाओ। हाँ, आ जाओ। आंखें खोलो। हे! कैसा लग रहा है तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? क्यों बचाया मुझे? मर जाने दिया होता। अगर कोई मरना चाहता है तो उसे मरने क्यों नहीं देते? ऐसी बातें नहीं करते हैं। ये आप लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम तो मरना चाहती थी ना, और जिन्हें मरना होता है उन्हें जिंदगी की इतनी परवाह नहीं होनी चाहिए। दीपांकर, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अभी तक सदमे में हो और तुम इससे इस तरह की बात कर रहे हो। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ डॉक्टर। ऐसे जिंदगी से हारे नकारे लोगों से मुझे सख्त नफरत है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं इसको अपने साथ ले जा रहा हूँ। क्यों साथ ले जा रहा हूँ? क्योंकि ये विधवा है और तुम विधवा आश्रम चलाते हो।
ये पेड़ देखा तुमने? लोग कहते हैं कि इस पे श्मशान का भूत रहता है। सब बकवास है डॉक्टर। मेरे आश्रम को बदनाम करके यहाँ से हटाने की साजिश की जा रही है। अरे सब ये साधु लोग यहीं पे क्यों रहते हैं? यहाँ से हट क्यों नहीं जाते? कैसी बातें कर रहे हो दीपांकर? क्यों कहीं और चले जाएंगे ये लोग? ये लोग हमेशा से यहीं रहते आए हैं, अपनी सिद्धि साधना में लीन रहते हैं। डॉक्टर हो के यार तुम इन सब चीजों पे विश्वास रखते हो। डॉक्टर, इसको इसके कमरे तक ले जाना। अरे आप लोग आ गए? चलिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? आओ। घबराओ मत, तुम यहाँ बिल्कुल आराम से रहोगे। दीपांकर दकियन उसी सोच को नहीं मानता है, लेकिन काम ये विधवाओं की भलाई के लिए ही करता है। वो चाहता है कि इस आश्रम में रह रही सारी विधवाओं की फिर से शादी हो जाए, ताकि वो शादीशुदा औरतों की तरह खुशहाल जिंदगी जी पाए। इसलिए हम यहाँ की औरतों को सफ़ेद साड़ी नहीं पहनने देते, क्योंकि सफ़ेद साड़ी पहनने से जीने की इच्छा ही मर जाती है। आओ। क्या हुआ? चलो। कल रात वो मेरे पास आया था। वो आया था, शमशान का भूत। मैंने उसे देखा था। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते? मैं सच कह रही हूँ। उसका कोई चेहरा नहीं था। चेहरे का जगह बिल्कुल खाली था। पूरा दिन ये इसी हालत में थी, ऐसे ही बड़बड़ाती रहती है। सब कहते हैं वो सामने वाला पेड़ है ना, उसमें पिशाच रहता है, उसी का साया है इस पर। दीपांकर जी नहीं मानते हैं, लेकिन बहुतों ने देखा है। इसलिए तुम होशियार रहना और भूल कर भी रात के अंधेरे में बाहर मत जाना, समझी? चलो। निकल जा यहाँ से। शादी के 6 महीने में मेरे देवर को खा गए।
क्या करने आई हो यहाँ? वो भूत तुम्हें नोच नोच के खा जाएगा। खैर चाहती हो तो चली जाओ यहाँ से। कहाँ कहाँ जाऊँ? यहाँ तो मुझे दीपांकर बाबू लेकर आए थे। कहीं जाने की कोई जगह नहीं है मेरे पास। तो यही जगह मिली थी तुम्हें? चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। आप किसकी बात कर रही हैं? उस भूत की? अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकती। जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो। कल सुबह आना, सब कुछ पूरी तरह से सबूत के साथ बताऊंगी। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। ये सब उसी का काम है। मैं कह रही हूँ ना, शमशान के भूत का काम है ये सब। उसी ने किया है ये सब। शिखा कल रात से गायब है। मैंने सब जगह ढूंढ लिया उसे। उसका कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। What? ये सब फिंगरप्रिंट जांच के लिए भेज दो। मुझे शाम तक पूरी रिपोर्ट चाहिए। शिखा? ये क्या कह रही थी? कौन गायब हो गई है? इंस्पेक्टर साहब, ये शिखा की बात कर रही थी। शिखा कल ही मेरे आश्रम में आई थी। विधवा है, लेकिन इन सब में उसका कोई हाथ नहीं है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यहाँ बहुत सारी विधवा लड़कियाँ आती हैं रहने को, लेकिन उन्हें कुछ दिन में अच्छा नहीं लगता तो यहाँ से भाग जाती हैं। मेरे ख्याल से शिखा भी उन्हीं की तरह भाग गई होगी। दीपांकर जी, उन साधुओं को खोजने के लिए कुछ सिपाही भेज दिए मैंने। हो सकता है इन सब में उनका कोई हाथ हो, या फिर यह भी हो सकता है इस विषय में उनको कोई जानकारी हो। बिल्कुल जानकारी होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि ये सब उन्हीं का किया धरा है। ये शमशान के भूत की अफवाह वही लोग उड़ाते रहते हैं। अब डॉक्टर साहब, आप ये मत कहिएगा आपको भूत प्रेत जैसी बकवास बातों पर यकीन है। हाँ तो तुम बता दो। तुम बता दो कि ये कौन कर सकता है। ये माधवी के साथ जो हुआ वो किसने किया, और ये आश्रम की दूसरी औरतों के साथ जो हो रहा है वो किसने किया। क्या दूसरी लड़कियों के साथ? उनके साथ क्या हुआ? इंस्पेक्टर साहब, वो आश्रम में रहने वाली कुछ और महिलाओं ने भी कहा है कि उन पर भूत का साया है। उन्होंने भी भूत को देखा है। ठीक है, मुझे सभी से पूछताछ करनी है। मुझे कुछ नहीं मालूम, सच में मुझे कुछ नहीं मालूम। लेकिन उस दिन बरगद के पेड़ के नीचे तुम्ही ने तो कहा था कि तुम। मैंने कहा ना आपको, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। अच्छा ठीक है सोमा, तुम आराम करो। चलिए सर, आइए। कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अब तो बस एक ही रास्ता बचा है। अगर हमें उन साधुओं में से अगर एक भी साधु मिल जाए तो शायद हमारे हाथ में कोई सुराग हाथ लग जाए। खैर कोई बात नहीं, आप शिखा की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दीजिए, हम उसे खोजने की कोशिश करेंगे। श्योर इंस्पेक्टर साहब, मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। 50 विधवाओं की अपने आश्रम से शादी करवा चुका हूँ ताकि वो एक सामान्य और बेहतर जीवन जी सके, मगर कोई मेरे आश्रम को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम,
मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम। वो मेरे पास भी आया था, सच में। वो इंसान नहीं है, उसका चेहरा नहीं है, उसका चेहरा नहीं है। भूत था, वो भूत था, भूत। बताओ, क्या बताया है माधवी ने तुम्हें? क्या जानती हो तुम? बताओ। मुझे कुछ नहीं पता। देखो, मैंने तुम्हें जो इंजेक्शन दिया है वो सच बोलने का इंजेक्शन है। इसके बाद तुम चाह कर भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। बताओ, क्या बताया माधवी ने तुम्हें? तो सुबह आना, सब कुछ पूरी तरह से सबूत के साथ बताऊंगी। बस इतना ही पता है। क्या? अब तुम मुझे मेरा इनाम देने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे दवाइयों के बारे में बहुत कुछ मालूम है, घबराओ मत। अब तुम्हें सुबह तक कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। इसके बाद जो कुछ भी होगा ना, वो बस मुझे मालूम चलेगा। वैसे तुम बहुत खूबसूरत हो, और जो मैंने तुम्हें दवा दी है ना, उससे तुम सब कुछ भूल जाओगी। सिर्फ डर और तकलीफ याद रहेगी तुम्हें। और जो हमारे बीच होने वाला है ना, वो सिर्फ मुझे याद रहेगा। शिखा, 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 आंखें खोलो। शिखा, 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 क्या हुआ? उठो, शिखा, उठो, 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 उठो। क्या हुआ? आंखें खोलो, क्या हुआ? तुम ठीक हो? शिखा, ठीक हो तुम? वो सर कटा हुआ भूत तुम्हारे पास भी आया था ना, है ना? उसी ने माधवी दीदी को मारा। जानती हो क्यों? क्योंकि माधवी दीदी को भूतों पे यकीन नहीं था। पर तुम तो मानती हो ना, तुमने तो देखा है ना। तो बताओ सबको, सबको बता दो कि वो भूत है। मेरा यकीन क्यों नहीं करता कोई? तुमने तो देखा ना अपनी आंखों से। तो बताओ सबको, बताओ कि उसका कोई चेहरा नहीं है। मैं कहती हूँ बताओ, बताओ, सबको बता दो। बताते क्यों नहीं तुम? उसे तो कुछ भी याद नहीं। तो इंस्पेक्टर साहब, इसमें उसकी क्या गलती है? इंस्पेक्टर साहब, सिर्फ शिखा ही क्या, इस आश्रम की बहुत सारी औरतों ने उस भूत को देखा है और किसी को कुछ भी याद नहीं है। ठीक है, हमें उसका एक बार मेडिकल चेकअप कराना पड़ेगा। मेडिकल चेकअप क्यों? मैंने खुद उसका चेकअप किया हुआ है। मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि उसके शरीर पर सिर्फ खरोंचों के निशान के अलावा और कुछ भी नहीं है। इतना काफी नहीं है क्या? देखिए, मुझे गलत मत समझिए। मैं तो बस ये इत्मीनान करना चाह रहा था कि उस लड़की के साथ में कोई जबरदस्ती या फिर उसके साथ में कोई शारीरिक शोषण जैसी घटना नहीं, ये सब क्या कह रहे हैं? मुझे कहीं नहीं जाना,
मैं कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान के वास्ते मुझे अकेले छोड़ दीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ है। शिखा, इंस्पेक्टर साहब तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। देखो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो सबको पता लग जाएगा ना। नहीं नहीं दीपांकर बाबू, इन्हें यहाँ से ले जाइए, मुझे कुछ नहीं पता करना है। मैं एक विधवा हूँ, अगर किसी को मेरे बारे में कुछ पता चला तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी, फिर मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। क्या आप मुझे इसीलिए यहाँ पर लाए थे? शिखा, ठीक है, मैं चलता हूँ। शिखा, द गार्डियन और बीबीसी के मुताबिक हमारे देश में विधवाओं की संख्या लगभग 4 करोड़ है और इनमें से लगभग 20,000 वृंदावन में निवास करती हैं। वृंदावन की इन विधवाओं के पास भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं। इनकी माली हालत पर अगर गौर करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि इनमें से कुछ ही ऐसी हैं जो अच्छी जिंदगी बिता रही हैं। बाकी का हाल तो ऐसा है कि दिन में 2 वक्त की रोटी मिल जाए वो भी बहुत है। पति की मौत के बाद महिलाओं के साथ हो रहे अन्याय को रोकने के लिए काफी सख्त कानून है, लेकिन आज भी ऐसी काफी महिलाएं हैं, बल्कि काफी लाखों महिलाएं हैं जो गरीबी, बीमारी, निर्वासन और समाज के कुछ लोगों की पिछड़ी सोच का शिकार है। दीपांकर के आश्रम में विधवाओं के साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो रही थी। हैरत की बात तो ये थी कि घटना होने के बाद लड़कियों को कुछ भी याद नहीं रहता था, या फिर डर उन पर इतना हावी था कि वो पुलिस के सामने कुछ भी कहने को तैयार नहीं थी। समाज की सताई इन लड़कियों को क्या पता था कि एक मुसीबत से निकलकर वो दूसरी परेशानी में फंस चुकी थी। पर क्या वाकई ये कोई अनदेखी ताकत थी या फिर कोई और ही षड्यंत्र रचा जा रहा था? खाना खा लो शिखा, जिद मत करो। नहीं, मुझे नहीं खाना, आप जाइए यहाँ से। देखो शिखा, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। देखो शिखा, ये डॉक्टर साहब आप ही समझाइए। इससे तुम्हारी तकलीफ भी दूर हो जाएगी और तुम्हें नींद भी आ जाएगी। मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं ऐसे ही सो जाऊंगी, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। क्यों नहीं लगवाना इंजेक्शन? नीता, शिखा को पकड़ो, हाथ लाओ। नहीं नहीं, मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। दीपांकर बाबू, आप डॉक्टर साहब से कहिए ना कि मुझे इंजेक्शन नहीं लगवाना। ओके, ठीक है, इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, लेकिन तुम खाना खाओगी, ये वादा करो। हाँ, मैं खाना खा लूंगी, मैं वादा करती हूँ, मैं खा लूंगी, मैं खाऊंगी खाना, पर अब डॉक्टर साहब को बोलो यार जाए। हाँ, मैं लेके जाता हूँ, लेकिन तुम खाना पूरा खाना है। डॉक्टर साहब चलिए।
शांत हो जाओ, एकदम शांत। मुझे नहीं खाना, मैं नहीं खाऊंगी। इस तरह से अन्न की बेइज्जती नहीं करते हैं शिखा। दीपांकर जी हम लोगों को यहाँ लेकर आए हैं तो 2 वक्त की रोटी आराम से मिल जाती है, सर छुपाने के लिए छत मिल जाता है। नहीं हम जैसी विधवाओं को खाने के लिए, रहने के लिए क्या क्या सहना पड़ता है। ये सुनोगी तो तुम सह नहीं पाओगी, और तुम हो कि खाने को ठुकरा रही हो। चलो अब जिद छोड़ दो और जल्दी से खाना खा लो। मैंने एक बार बोला ना मुझे नहीं खाना, नहीं खाना मुझे खाना। तुम बहुत जिद्दी हो। तुम्हारी मर्जी, खाना है तो खाओ और नहीं खाना है तो मत खाओ। मैंने पूरे कमरे को बांध दिया है, अब कोई भूत मेरे पास नहीं आ पाएगा। तुम्हारे पास कोई भूत नहीं आया था सोमा। कल रात मुझे उसी शमशान का भूत उठा कर ले गया था, तभी मैंने वहां पर एक औरत की आवाज सुनी थी। तुम्हें मेरी बात पर भरोसा नहीं हो रहा है ना? मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसी आश्रम का कोई है जो हमें डराने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा है ना? रुको शिखा, मुझे मालूम था कि ये सब तुम ही कर रही हो। तुम ही कर रही हो ये सब। क्या बकवास कर रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? नहीं, पूरे होश में हूँ। कल रात जो मुझे भूत ले गया था वहां पर मैंने एक औरत भी देखी थी। अपने आप को बचाने के चक्कर में मैंने उसके हाथ पर खरोच दी थी। नीता, अपना हाथ दिखाओ। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रही हो। बिल्कुल यही बोल रही हूँ। अभी अभी मैंने देखा कि तुमने पीने के पानी में नींद की दवा डाली। दवा डालने के बाद तुमने शीशी बाहर फेंक दी। तुम ना पूरी तरह से पागल हो चुकी हो, तुम्हारा ना दिमाग खराब हो गया है। बात क्या शिखा? क्या बात? दूर हटिए, मुझे छूने की कोशिश मत करिएगा। मुझे सब कुछ पता चल गया है। मुझे ये भी पता है कि आप कौन सा इंजेक्शन देते हैं। कल रात मेरे कमरे में कोई भूत नहीं आया था, आप ही थे, और आपके साथ ये नीता भी थी। क्या क्या आपने मेरे साथ? बताइए क्या क्या आपने मेरे साथ? सबको बताइए, बोलिए ना। छोड़ो मुझे, दिमाग खराब है तुम्हारा। डॉक्टर साहब के कमरे की तलाशी लीजिए, आपको बहुत कुछ सबूत में मिलेगा। कुछ नहीं है यहाँ पर, कोई भूत नहीं है। ये और एक नीता मिलके सबको डरा रहे हैं। तुम दोनों को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। जेल के
ढिंगवा कर रही हूँ। शिखा तुम शांत हो। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई। अब डॉक्टर साहब ऐसा क्यों करेंगे? अरे वो तो हमारे भले के लिए यहाँ पर आए हैं और तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो। अरे वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये रहा सबूत जो आपके कमरे से मिला है। आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? डॉक्टर तुम इस नहीं दीपांकर, ये मुझे नहीं पता है। मुझे पता भी नहीं है क्या ये मेरे कमरे से कैसे मिल सकता है, मुझे नहीं मालूम है। डॉक्टर नीता भाग गई है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम उसे जल्दी गिरफ्तार कर लेंगे। हमने शहर की चारों तरफ से नाकाबंदी करवा दी, वो शहर से बाहर नहीं जा पाएगी। शाबाश शिखा, तुम्हारी बहादुरी और होशियारी की वजह से आज ये शातिर अपराधी पकड़ा गया है। वाकई तुम बहुत बहादुर हो। चलो इसे लेके। दीपांकर मेरी बात चलो। नहीं नीता, ये मैंने क्या कर दिया? अब इसके साथ क्या करना है? अरे इसके साथ भी वही करेंगे जो दूसरी लड़कियों के साथ किया था। किसी ग्राहक को बेच देंगे और कोई पूछेगा तो बता देंगे कि इसकी बहादुरी और आपसी विश्वास देखकर इसका भाई खुश हो गया और इसको घर वापस ले गया। अच्छा ठीक है। तुम लोग को कैसे पता लगा? जब सोमा ने वो लाल रंग का चोगा सबके सामने फेंका था, तभी उसके हाथ पर बंधे रुद्राक्ष और कुछ दूसरे धागे सरक गए थे। तभी उसके हाथ पर वो खरोच का निशान मुझे दिख गया। मैंने नीता पर इल्जाम लगाकर बहुत बड़ी गलती की। दूसरी गलती डॉक्टर साहब पर इल्जाम लगाकर की। कल मेरे कमरे में मुझे एक आदमी की भी आवाज सुनाई दी थी, पर इस घर में दीपांकर बाबू और डॉक्टर साहब के अलावा दूसरा कोई मर्द नहीं है। इसीलिए मुझे इन दोनों पर ही शक था। नीता पर गलत इल्जाम की वजह से डॉक्टर साहब पकड़े गए और बच गए दीपांकर बाबू। दीपांकर बाबू के कमरे में मुझे कुछ कागजात और दवाइयां मिली। मुझे ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता, लेकिन मैंने कागज पर निशान देखकर ये पता किया कि दीपांकर बाबू ही डॉक्टर है। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की हुई कि उन्होंने ये हम सब से बात छुपाई क्यों? फिर ये दवाइयाँ और ये फाइल मैं इंस्पेक्टर साहब के पास लेकर आई। उन्होंने बताया कि दीपांकर बाबू पहले अमेरिका में रहते थे और वो एक मनोचिकित्सक है। ये जो बक्से में दवाइयाँ हैं, इन्हें इंसान लेता है तो वो भ्रम में रहता है। उन्हें जो समझाया जाता है वो उसी की कल्पना में रहते हैं। मनोचिकित्सक इसे पावर ऑफ सजेशन कहते हैं। इस तरीके की दवाई का इस्तेमाल मरीज को किसी सदमे से बाहर निकालने में किया जाता है और उसे जैसा समझाया जाता है बस वो वैसा ही मानने लगता है। दीपांकर इस दवाई का इंजेक्शन देकर लोगों पर भूत होने की बात का विश्वास दिलाता था और बस सब वही मानने लगते थे कि ये सारा काम भूत प्रेत का है। ये सब जानने के बाद मुझे ये समझ में आया कि माधवी दीदी की मौत क्यों हुई। मुझे पूरा यकीन है कि माधवी दीदी को सब कुछ पता चल चुका था। इसीलिए जब मैं उनसे बात करके लौट रही थी तो इन्हीं लोगों ने मुझे कमरे में बंद कर दिया था।
ताकि माधुरी दीदी को आराम से मार सके और मुझे कुछ पता न चल सके। सबको सच बताओ। अपने आप बताएगा कि पुलिस के डंडे खाकर बताएगा? मैं बताता हूँ सब। माधवी को मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया था और वो मुझे धमकी देती थी कि वो सबको सब कुछ बता देगी। उस दिन शिखा जब माधवी से मिलने गई तो मैं डर गया था। मुझे लगा कि माधवी शिखा को सब कुछ बता देगी, इसलिए मेरे पास माधवी को मारने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। और उस रात जब माधवी से मिलने के बाद शिखा वापस आ रही थी तो सोमा उसे कमरे में ले गई ताकि मुझे माधवी को मारने में आसानी हो जाए। और मैं चुपके से कमरे में गया और एक विधवा होकर कई विधवाओं के साथ ऐसा घिनौना काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? ऐसी तुम्हारी क्या जरूरत पड़ी थी जिसे तुमने इतना घिनौना काम किया? तुम जैसी ही औरतें औरतों की दुश्मन होती हैं। तुम जानती थी कि डॉक्टर साहब निर्दोष हैं, पर तुमने देखा कि मैं नीता पर इल्जाम लगा दी तो तुमने मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर साहब पर इल्जाम लगा दिया ताकि दीपांकर बाबू बच सके। तुम हमेशा जताती रहती थी ना कि तुम्हारे ऊपर भूत का साया है, ताकि तुमसे सब डरे, तुम्हारी भूत की झूठी कहानी का सब विश्वास करें, ताकि किसी को कोई शक ना हो और तुम दोनों मिलकर सारे गलत काम करते रहो। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। नीता मिल गई है। बेचारी रो रो कर बोले जा रही है कि वो मासूम है, निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। सजा की डर के कारण वो भाग गई थी। और तुम दोनों को तो ऐसी सजा होगी कि तुम्हारी रुएं कांप जाएगी। समझे? चलो लेके इसको, चल। कहते हैं एक ही बात को लगातार दोहराने से वो बात सच लगने लगती। शोमा ने भी यही किया। एक ही झूठ को लगातार कहा और वो सच लगने लगा। और इस झूठ को सच में तब्दील करने में लड़कियों को दिए जाने वाले ड्रग्स की अहम भूमिका थी। वैसे भी जब कोई इंसान जिंदगी से हारने लगता है तो अंधविश्वास के शिकंजे में फंस जाता है और वहां पर कई अपराध अंजाम दिए जाते हैं। इन विधवाओं के साथ भी यही हुआ और शोमा और दीपांकर ने इनका पूरा फायदा उठाया। लेकिन शिखा की बहादुरी और पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ये षड्यंत्र ज्यादा दिनों तक छिप नहीं सका। दीपांकर और शोभा को लड़कियों के शोषण के लिए आईपीसी की धारा 354, 509 और महिलाओं की तस्करी के लिए इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। देश के कानून ने विधवाओं को घर, प्रॉपर्टी, बिजनेस सब में बराबर का अधिकार दिया है। वो पूरे अधिकार से अपने परिवार में अपना हक मांग सकती हैं और अपनी जिंदगी सही तरीके से जी सकती हैं। अपराध के खिलाफ आवाज उठाना पुलिस की ही नहीं बल्कि हमारी भी जिम्मेदारी। इसलिए आपके इर्द गिर्द अगर कोई अपराध हो रहा हो तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। अपराध और अपराधियों को खत्म करना आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी और ये हमें अभी करना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूँ। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान